नमस्कार दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और जरूरी खबरें लेकर आया हूं मैं आपके लिए। बने रहिए क्योंकि आज कुछ ऐसा है जो आप मिस नहीं कर सकते। चलिए शुरू करते हैं। उद्धव ठाकरे की शिवसेना की बैठक, सिर्फ 3 सांसद ही पहुंचे, बाकी 6 को नोटिस जारी। बागियों को Y+ सिक्योरिटी मिली। संजय रावत ने लगातार दूसरे दिन गाली दी। दरअसल दोस्तों, क्या उद्धव ठाकरे की शिवसेना में बगावत अब पूरी तरह खुलकर सामने आ गई है। पार्टी ने 9 सांसदों को बैठक में बुलाया, लेकिन पहुंचे सिर्फ 3। बाकी 6 सांसद कहां गए और उन्हें Y+ सिक्योरिटी क्यों दी गई, और आखिर संजय रावत लगातार दूसरे दिन इतना गुस्से में क्यों दिखाई दिए। महाराष्ट्र की राजनीति में इस वक्त बड़ा सियासी तूफान खड़ा हो गया है। जानेंगे दोस्तों, पूरे देश में राजनीतिक माहौल गरमाया हुआ क्यों है, साथ ही मुख्य समाचारों में आज कौन कौन सी खबरें हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं IFC नॉलेज यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति में उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी कि UBT को एक और बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दिल्ली में आयोजित पार्टी की संसदीय दल की बैठक में 9 में से सिर्फ 3 लोकसभा सांसद ही पहुंचे हैं। यानी कि दोस्तों, एक तरफ बंगाल में पहले ही 20 सांसद ममता बनर्जी की पार्टी से अलग हो चुके हैं, और अब यहां पर शिवसेना उद्धव ठाकरे वाले ग्रुप से 9 में से 6 सांसद अलग हो रहे हैं। यानी कि दोस्तों, भारत की राजनीति में कुछ तो बड़ा होने वाला है। दोस्तों, आज की बैठक में शामिल होने वाले सांसदों में अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजा भाऊ वाजे शामिल रहे। पार्टी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया था, लेकिन इसके बावजूद 6 सांसदों की गैरमौजूदगी ने कई सवाल खड़े कर दिए। बैठक के बाद सांसद अरविंद सावंत ने साफ कहा कि जो सांसद बैठक में नहीं आए उन्हें पार्टी की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। यानी कि दोस्तों, अब पार्टी के अंदर अनुशासनात्मक कार्यवाही की तैयारी भी शुरू हो गई है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक और बात की हो रही है। सूत्रों की माने तो जिन 6 सांसदों को बागी माना जा रहा है, उन्हें केंद्र सरकार की ओर से Y+ सुरक्षा देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों, बताया जा रहा है कि इन सांसदों ने लोकसभा स्पीकर को पत्र देकर शिंदे गुट में शामिल होने या विलय की प्रक्रिया शुरू करने की जानकारी दी है। हालांकि इस पर अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। उधर दोस्तों, शिवसेना UBT के राज्यसभा सांसद संजय रावत का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि पार्टी के सांसदों को किडनैप किया गया है। रावत ने कहा कि जो बैठक में आएगा वह हमारे साथ है और जो नहीं आएगा वह गद्दार है। इतना ही नहीं, संजय रावत ने लगातार दूसरे दिन भी बागी सांसदों पर बेहद तीखे शब्दों में हमला बोला। उनके बयानों से महाराष्ट्र की राजनीति का तापमान और बढ़ गया है। अब सवाल सिर्फ 6 सांसदों का नहीं है, बल्कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक ताकत का भी है। दोस्तों, आपको बता दें, साल 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में 39 विधायकों की बगावत के बाद शिवसेना में बड़ी टूट हुई थी। अब अगर सांसदों का बड़ा वर्ग भी अलग हो जाता है तो यह उद्धव ठाकरे के लिए एक और बड़ा राजनीतिक झटका माना जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या 6 सांसदों का शिंदे गुट में जाना तय हो चुका है? क्या उद्धव ठाकरे इस संकट से उबर पाएंगे? और क्या महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर शक्ति संतुलन बदलने वाला है? और क्या इन सभी सांसदों का फायदा एनडीए को होने वाला है? क्या भारत की एनडीए नित बीजेपी सरकार संसद भवन में कुछ बड़ा करने वाली है, इसीलिए वह सब सांसदों को इकट्ठा कर रही है? क्या है इस मामले में आपकी राय? इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। ईरान को सुबह दी धमकी, रात में बोले डील साइन। ईरान के समझौते वाले दिन कैसे बदला ट्रंप का मिजाज, चलिए जानते हैं। दरअसल दोस्तों, सुबह धमकी और रात में दोस्ती। आखिर कुछ ही घंटों में ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप का पूरा रुख ही बदल गया। दिन में ईरान को बमबारी की चेतावनी देने वाले डोनाल्ड ट्रंप ने रात होते होते उसी ईरान के साथ शांति समझौते पर साइन कर दिए। क्या यह दुनिया को चौंकाने वाला सबसे बड़ा यू टर्न है? और आखिर इस डील में ऐसा क्या लिखा है जिससे मध्य पूर्व की तस्वीर बदल सकती है? जानते हैं पूरी खबर। दरअसल दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी खबर इस वक्त अमेरिका और ईरान से आ रही है। दोनों देशों के बीच में लंबे तनाव और युद्ध जैसे हालात के बाद अब एक बड़ा समझौता हो गया है। लेकिन इस समझौते से भी ज्यादा चर्चा की बात हो रही है, वह है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बदला हुआ मिजाज। दरअसल दोस्तों, 17 जून को G7 सम्मेलन के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर अगले 60 दिनों में समझौता नहीं हुआ तो अमेरिका फिर से ईरान पर बम गिराएगा। यानी कि दिन में ट्रंप का रुख बेहद सख्त दिखाई दे रहा था, बमबारी करने की धमकियां दे रहे थे। लेकिन कुछ ही घंटों बाद पूरी तस्वीर बदल गई। बुधवार देर रात अमेरिका और ईरान ने युद्ध विराम करने से जुड़े समझौते के मसौदे पर डिजिटली हस्ताक्षर कर दिए। बताया जा रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने इस समझौते को मंजूरी दे दी, जिसके बाद इसे लागू भी कर दिया गया। यानी कि दोस्तों, सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि इस डील को आधिकारिक कार्यक्रम से पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार कई अधिकारियों और वहां मौजूद लोगों को भी आखिरी समय तक इसकी जानकारी नहीं थी। अब बात करते हैं दोस्तों इस समझौते की सबसे अहम शर्तों की कि समझौता तो हो गया है, लेकिन किन शर्तों पर हुआ है।
तो दोस्तों बताया जा रहा है कि करीब 14 बिंदुओं वाली इस डील में ईरान ने परमाणु हथियार नहीं बनाने का भरोसा दिया है। वहीं दूसरी ओर ईरान के पुनर्निर्माण के लिए लगभग 300 अरब डॉलर यानी कि करीब 28 लाख करोड़ रुपए के फंड पर भी सहमति बन गई है। इसके अलावा दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज़ स्ट्रीट को 7 दिनों तक पूरी तरह खुला रखने की बात भी इस समझौते में शामिल बताई जा रही है। अगर दोस्तों यह व्यवस्था सफल रहती है तो अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में स्थिरता आ सकती है और वैश्विक अर्थव्यवस्था को राहत मिल सकती है। हालांकि दोस्तों अभी भी कई सवाल बाकी है। क्या यह समझौता लंबे समय तक टिक पाएगा? क्या ईरान अभी सभी प्रतिबद्धताओं को पूरा करेगा? और क्या अमेरिका भविष्य में फिर कोई सख्त रुख नहीं अपनाएगा? फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि कुछ घंटों के भीतर ट्रंप के बदले रुख ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर जरूर खींचा है। अब सबसे बड़ा सवाल आपसे यह है, क्या यह डोनाल्ड ट्रंप की कूटनीतिक जीत है या फिर सिर्फ एक अस्थायी समझौता? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। और अगर युद्ध रुक जाता है तो भारत पर इसका क्या पॉजिटिव असर होएगा, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने पूछा, पूरा टेलीग्राम आपने क्यों बैन किया? सरकार का दावा, यह अपराधियों का पसंदीदा प्लेटफॉर्म, इसलिए नीट री एग्जाम से पहले लगाई गई रोक। दरअसल दोस्तों सरकार ने दावा किया है कि टेलीग्राम का इस्तेमाल साइबर क्राइम, एग्जाम पेपर लीक, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आतंकवाद से जुड़े प्रचार और वित्तीय धोखाधड़ी के लिए किया जा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट में दिए अपने हलफनामे में केंद्र सरकार ने बताया कि टेलीग्राम की गोपनीयता और गुमनामी बनाए रखने वाली विशेषताओं ने इसे अपराधियों का सबसे मनपसंद नेटवर्क बना दिया है। दरअसल दोस्तों गुरुवार को दिल्ली हाईकोर्ट में जस्टिस तेजस कारिया की बेंच टेलीग्राम की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें उसके खिलाफ लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों को चुनौती दी गई थी। बेंच ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। साथ ही कहा कि अगर किसी पक्ष को कोई बात रखनी है तो वह शाम 7 बजे तक जमा करा सकता है। अब दोस्तों मेन मुद्दे की बात पे आते हैं। दरअसल दोस्तों भारत सरकार ने क्या किया कि भारत सरकार ने 21 जून को होने वाले नीट री एग्जाम के पहले टेलीग्राम चैनल पर अस्थायी तौर पर बैन लगा दिया है। यह रोक 22 जून 2026 तक लागू रहेगी। अब इस रोक के खिलाफ टेलीग्राम जो कंपनी है वह हाई कोर्ट पहुंच गई है। एक अलग निर्देश में टेलीग्राम को 30 जून तक पहले भेजे गए मैसेज को एडिट करने की सुविधा बंद करने का भी निर्देश दिया गया था भारत सरकार की ओर से। इन सब चीजों के खिलाफ टेलीग्राम कंपनी पहुंच गई है हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट में अब यह केस चल रहा है। वैसे सरकार ने टेलीग्राम के बारे में क्या क्या बातें बोली है यह तो हम इस वीडियो में आगे जानेंगे ही। उससे पहले आप मुझे यह बताओ, क्या टेलीग्राम को बैन करने से पेपर लीक जो है वह रुक सकता है या नहीं? क्योंकि अपराधी तो दूसरे मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अब बात करते हैं सरकार ने अपने हलफनामे में क्या कहा है। तो सरकार ने अपने हलफनामे में टेलीग्राम के खिलाफ कहा है कि टेलीग्राम में एक अकाउंट से 40 बोट बनाए जा सकते हैं। व्हाट्सएप में हर यूजर की एक बोट की सीमा होती है। यह प्लेटफॉर्म क्लाउड के जरिए संचालित होता है। अपराध करने वालों का पता नहीं लगाया जा सकता, यानी कि इसे ब्लॉक भी कर दें और कोई गड़बड़ करे तो जांच एजेंसियां असली यूजर तक नहीं पहुंच सकती। उन्होंने तीसरा पॉइंट बताया कि किसी चैनल के 1 लाख सदस्यों को कुछ ही सेकंड में दूसरे चैनल पर ट्रांसफर किया जा सकता है। इससे सबसे ज्यादा गंभीर खतरा है। इसके अलावा सरकार का कहना है कि टेलीग्राम में तारीख और समय एडिट कर सकते हैं, जिससे इसका दुरुपयोग किया जा सकता है। 2024 में ऐसा हुआ था। इसके अलावा परीक्षा के बाद पेपर पब्लिश किया गया था, लेकिन उसमें तारीख को परीक्षा से एक दिन पहले की तारीख में बदल दिया गया था। अब दोस्तों टेलीग्राम का पक्ष एडवोकेट ध्रुव मेहता ने रखा। उन्होंने कोर्ट में कहा कि जो कुछ हुआ हम सब जानते हैं, बहुत सारे छात्र प्रभावित हुए हैं। दूसरा पहलू यह है, क्या उस एक घटना को रोकने के लिए पूरे प्लेटफॉर्म को ब्लॉक किया जा सकता है? चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन ने रूस पर सबसे बड़ा ड्रोन अटैक किया। 1000 से ज्यादा ड्रोन क्रूज मिसाइलें भी दागी। जेलेंस्की बोले यूक्रेन जलेगा तो रूस भी जलेगा। दोस्तों एक युद्ध रुकता है दूसरा शुरू हो जाता है। पिछले लगभग 1 साल से दुनिया में यही चल रहा है। दुनिया महंगाई से उबरने की कोशिश कर रही है, लेकिन युद्ध है कि थमने का नाम ही नहीं लेते। अभी दोस्तों हमने बात की थी कि अमेरिका और ईरान में सीज फायर हो चुका है, डील साइन हो चुकी है और युद्ध रुक चुका है। लेकिन एक नई खबर आ गई रूस यूक्रेन जंग को लेकर। दरअसल दोस्तों यूक्रेन ने गुरुवार को रूस पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला कर डाला। रूस के रक्षा मंत्रालय के अनुसार रात भर में करीब 1000 ड्रोन और 4 क्रूज मिसाइलों को मार गिराया गया है। इनमें से करीब 200 ड्रोन राजधानी मॉस्को की तरफ बढ़ रहे थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा कि हम यह युद्ध नहीं चाहते थे, लेकिन अगर यूक्रेन जलेगा तो मॉस्को को भी जलना पड़ेगा। दोस्तों मॉस्को रूस की राजधानी है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार हमले में दक्षिणी रोस्तोव क्षेत्र का एक ऑयल डिपो धमाके से तबाह हो गया। यहां मौजूद एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दोस्तों जेलेंस्की ने मॉस्को पर अपने हमले को पिछले हफ्ते क्यू पर रूस की कार्यवाही का जवाब बताया है। उन्होंने कहा कि यूक्रेनी सेना ने उन ठिकानों को निशाना बनाया जो रूस के युद्ध अभियान को सहारा दे रहे थे।
जेलेंस्की का कहना है कि अब समय आ गया है कि रूस युद्ध खत्म करने के लिए कूटनीतिक रास्ता अपनाए। उन्होंने यूक्रेन की विभिन्न सैन्य और खुफिया एजेंसियों की कार्रवाई की तारीफ भी की। हमले के समय रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन कजान में दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के नेताओं के साथ शिखर बैठक में मौजूद थे। उन्होंने यूक्रेन के इस हमले पर अभी तक कोई सार्वजनिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन दोस्तों रूस पीछे हटने वाला नहीं है। यूक्रेन ने जितना बड़ा हमला किया है, हो सकता है कि आने वाले समय में रूस उससे भी बड़ा हमला करे, यानी कि ये युद्ध और भी बड़ा हो सकता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश में 22 जून तक नहीं पहुंचेगा मानसून। 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। देश में अब तक 42% कम हुई है बारिश। दरअसल दोस्तों मानसून 8 जून से तेलंगाना के भद्रांचल में अटका हुआ है। इसके 22 जून से पहले राजस्थान, यूपी, एमपी पहुंचने की संभावनाएं बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। मानसून काफी ज्यादा डिले कर रहा है। मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के अनुसार आमतौर पर मानसून 15 से 16 जून तक मध्य प्रदेश, 18 से 20 जून तक यूपी और 20 जून तक राजस्थान पहुंच जाता है। इस बार तीनों राज्यों में इसकी एंट्री देरी से होगी। दोस्तों 4 जून को जो मानसून केरलम पहुंचने के बाद 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंच चुका है, वह फिलहाल अटका हुआ है। मानसून ने लगातार तीसरे साल जून में लंबा ब्रेक लिया है। हालांकि दोस्तों 2024 और 2025 में शुरुआती ब्रेक के बावजूद पूरे सीजन में सामान्य से ज्यादा बारिश दर्ज की गई थी, लेकिन इस वर्ष इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट पहले ही कह चुका है कि सामान्य से कम बारिश होगी और कुछ ऐसा ही देखने को भी मिल भी रहा है। 4 जून को केरलम पहुंचने के बाद मानसून 13 दिन में 19 राज्यों तक पहुंचा। हालांकि इस बीच 42% तक कम बारिश दर्ज की गई है। जी हाँ दोस्तों, 18 जून तक जो बारिश हुई है मानसून के आने से देश में, वह टोटल बारिश का 42% कम है। वहीं प्री मानसून एक्टिविटीज की बात की जाए तो महाराष्ट्र, तेलंगाना और ओडिशा समेत 8 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार अभी भी बना हुआ है। बात करें दोस्तों देश में ताजा हालातों की तो दोस्तों मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र के कई शहरों में तापमान 40 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है। देश में ज्यादातर पारा उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 45 डिग्री दर्ज किया गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश का प्रयागराज सबसे गर्म शहर रहा आज का, वहां पर 45 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा महाराष्ट्र के ब्रह्मपुरी और यूपी के वाराणसी में 42.8 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहा। बात करें अगले 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम तो दोस्तों अगले 48 घंटों में बिहार, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बारिश की संभावना है। बिहार में कुछ जगहों पर 50 से 70 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चल सकती है। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के साथ तमिलनाडु, पुडुचेरी और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में बारिश हो सकती है। इसके अलावा राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ में गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। कई इलाकों में 50 से लेकर 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल सकती है। वैसे दोस्तों कमेंट करके बताइए आपके शहर में इस वक्त तापमान कितना रिकॉर्ड किया जा रहा है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी के कोटा कार्यक्रम को बीजेपी ने बताया सिर्फ नौटंकी, कांग्रेस ने दिया जवाब। दरअसल दोस्तों लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी बुधवार को कोटा में स्टूडेंट्स से संवाद करने पहुंचे। इस संवाद को छात्रों की गूंज नाम दिया गया, जिसमें राहुल गांधी ने देश की मौजूदा शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए। दोस्तों कांग्रेस छात्रों की गूंज कार्यक्रम को कोटा के बाद लखनऊ, पटना और दिल्ली में आयोजित कर शिक्षा व्यवस्था और पेपर लीक के मुद्दे उठाएगी। उधर दोस्तों राहुल गांधी ने कहा कि यह कार्यक्रम राजनीतिक नहीं है, यह युवाओं, छात्राओं की आवाज उठाने का मंच है। आज सिर्फ स्टूडेंट और युवाओं की बात होगी। उन्होंने अपने संबोधन में यह भी दावा किया कि 5 परीक्षाओं की तैयारी में परिवारों की जेब से 5 लाख करोड़ रुपए चले जाते हैं। ये 5 मंत्रालयों का बजट है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह ने इस कार्यक्रम को युवाओं के भविष्य बचाने की लड़ाई बताया, जबकि भाजपा ने कांग्रेस को घेरते हुए इस कार्यक्रम को नीट पर नौटंकी और कॉमेडी सर्कस करार दिया है। दोस्तों इस संवाद में हिस्सा लेने के लिए हजारों छात्र छात्राओं की भीड़ दशहरा मैदान कोटा में मौजूद थी, लेकिन इनके हाथों में ना किताबें थी और ना ही कंधों पर बस्ते। हालांकि राहुल गांधी ने मंच पर नीट, यूपीएससी, जेईई की तैयारी कर रहे 5 स्टूडेंट से बात जरूर की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 6 महीने तक उम्मीद नहीं, ईरान यूएस समझौते के बाद भी भारत के लिए टेंशन ही टेंशन। दरअसल दोस्तों कच्चे तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट देखी जा रही है। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के बाद दुनिया भर के बाजारों ने राहत की सांस ली है। बड़े युद्ध का खतरा कम होने से क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आई है, शेयर बाजारों में तेजी लौटी है और होर्मुज के जरिए तेल सप्लाई को लेकर चिंता भी कुछ कम हुई है। हालांकि ऊर्जा क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि हालात पूरी तरह सामान्य होने में अभी समय लगेगा। S&P ग्लोबल का अनुमान है कि होर्मुज खुलने और तनाव घटने के बावजूद तेल कारोबार पूरी तरह पटरी पर आने में समय लग सकता है। इसका असर भारत जैसे बड़े तेल आयात देशों पर बना रह सकता है। यानी कि दोस्तों भारत में महंगाई फिलहाल कम नहीं होने वाली। भारत
अपनी जरूरत का 85% से ज्यादा कच्चा तेल विदेशों से खरीदता है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में होने वाले बदलावों का सीधा असर देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने पर सबसे पहले तेल कीमतें, आयात बिल और रुपए पर दबाव दिखाई देता है। उधर दोस्तों, युद्ध के दौरान एशिया की जिन मुद्राओं पर सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला था उनमें भारतीय रुपया भी शामिल था। तेल कीमतों में नरमी से रुपए को सहारा मिल सकता है और आयात लागत घट सकती है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 82 अंक चढ़ा। बैंकिंग और हेल्थ केयर शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी रही। दरअसल दोस्तों, शेयर बाजार में आज बढ़त देखने को मिली। सेंसेक्स 254 अंक की तेजी के साथ 77,410 पर बंद हुआ। निफ्टी में भी 82 अंकों की तेजी रही। ये 24,168 के स्तर पर बंद हुआ। आज के शेयर बाजार में बैंकिंग, हेल्थ केयर और रियल्टी शेयर्स में सबसे ज्यादा खरीदारी देखने को मिली। बात करें निफ्टी 50 के टॉप गेनर और टॉप लूजर स्टॉक्स की, तो दोस्तों आज के शेयर बाजार में निफ्टी 50 के टॉप गेनर्स में मैक्स हेल्थ केयर, इंडिगो और अडानी एंटरप्राइजेज का स्टॉक रहा। जबकि निफ्टी 50 के टॉप लूजर्स में इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर और टेक महिंद्रा का स्टॉक रहा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चांदी आज 3,988 रुपए गिरकर 2.44 लाख पर आई। ऑल टाइम हाई से 1.42 लाख रुपए नीचे आ चुकी है। सोने की कीमत आज 816 रुपए कम हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सोने और चांदी की कीमतों में आज फिर से गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की बात करें यानी कि IBJA के अनुसार 1 किलो चांदी 3,988 रुपए गिरकर 2.44 लाख रुपए पर आ गई। इससे पहले इसकी कीमत 2.48 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर थी। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर सोने की कीमतों की बात करें तो 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 816 रुपए गिरकर 1.49 लाख रुपए पर आ गई है। 18 कैरेट की बात करें तो 18 कैरेट सोना 1,11,999 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। जबकि दोस्तों 22 कैरेट सोना 1,36,788 रुपए प्रति 10 ग्राम का है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की सूची में 2 भारतीय, नवी मुंबई और गुवाहाटी हवाई अड्डा आधुनिक वास्तुकला और भारतीय तत्वों से चमके। दरअसल दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन पुरस्कार प्री वर्साई 2026 द्वारा जारी दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत यानी कि ब्यूटीफुल हवाई अड्डों की सूची में भारत के 2 एयरपोर्ट्स ने जगह बनाई है। इस सूची में भारत का नवी मुंबई और गुवाहाटी एयरपोर्ट को शामिल किया गया है। एक्सपर्ट्स के अनुसार एयरपोर्ट का चयन केवल सुंदरता के आधार पर नहीं बल्कि नवाचार, यात्री अनुभव, पर्यावरणीय दृष्टिकोण और स्थानीय सांस्कृतिक पहचान को ध्यान में रखकर किया गया है। दोस्तों, इस सूची में शामिल दोनों भारतीय एयरपोर्ट्स ने प्रारंभिक भारतीय तत्व को आधुनिक वास्तुकला के साथ जोड़कर वैश्विक पहचान बनाई। दुनिया के सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट्स की इस सूची में चीन के ग्वांगझोउ एयरपोर्ट का टर्मिनल 3 शामिल किया गया है। यह हवाई अड्डा अपनी फूलों जैसी छत और विशाल हरित क्षेत्रों के लिए चर्चित है। दोस्तों, करीब 10,000 वर्ग मीटर में फैले इंडोर और आउटडोर गार्डन यात्रियों को प्रकृति के बीच होने का एहसास कराते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ऑटो चेक क्लियरिंग में हुआ फ्रॉड, केमिकल से मिटाया जा रहा नाम, तेज क्लियरिंग सिस्टम में बड़ी खामी, रंग और लिखावट का बदलाव पकड़ना मुश्किल। दरअसल दोस्तों, अमेरिका में पुराने जमाने का एक स्कैम नए और खतरनाक रूप में लौट आया है। जालसाज केमिकल से चेक पर लिखा नाम और रकम मिटाकर उसे अपने नाम कर ले रहे हैं। इससे चेक फ्रॉड के मामले रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। FBI और US पोस्टल सर्विस ने चेतावनी जारी कर लोगों से कागजी चेक की जगह डिजिटल पेमेंट अपनाने की अपील की है। जालसाज एसीटोन या ब्लीच जैसे आम घरेलू केमिकल से चेक पर लिखी जानकारी मिटाकर उसे दोबारा अपने नाम पर जारी कर देते हैं। यह तरीका अब सिर्फ निजी चेकबुक तक सीमित नहीं रहा बल्कि बिजनेस पेमेंट, टैक्स रिफंड और सोशल सिक्योरिटी जैसी सरकारी सुविधाओं से जुड़े चेक भी अब जालसाजों के निशाने पर आ गए हैं। दोस्तों, कैलिफोर्निया के एक दंपति के साथ हुई इस घटना की गंभीरता बताती है कि दंपति को IRS से नोटिस मिला है कि उन्होंने $12,000 का तिमाही टैक्स पेमेंट नहीं किया, जबकि वे चेक के द्वारा पेमेंट कर चुके थे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाटा मोटर्स की गाड़ियां 1 जुलाई से महंगी होंगी। कमर्शियल वाहनों के दाम 2.5% महंगे। इस साल कीमतों में यह दूसरी बार हो रही है बढ़ोतरी। दरअसल दोस्तों, टाटा मोटर्स ने अपनी कमर्शियल व्हीकल्स की कीमतों में 2.5% तक की बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया। नई दरें 1 जुलाई से लागू हो जाएंगी। चालू वित्त वर्ष 2026-27 में कंपनी की तरफ से कीमतों में की गई यह दूसरी बढ़ोतरी है। इससे पहले दोस्तों, कंपनी ने बताया कि कमोडिटी की बढ़ती कीमतों और अन्य इनपुट कॉस्ट के असर को कम करने के लिए यह कदम उठाना पड़ रहा है। कीमतों में यह इजाफा अलग अलग मॉडल्स और वेरिएंट के आधार पर अलग अलग होने वाला है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। CM रेखा गुप्ता की अधिकारियों को चेतावनी, मानसून में लापरवाही नहीं होगी बर्दाश्त।
दरअसल दोस्तों दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को अधिकारियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि मानसून के दौरान जल भराव को लेकर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आगामी मानसून और बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि राष्ट्रीय राजधानी में चिन्हित किए गए प्रत्येक जल भराव स्थल पर एक समर्पित नोडल अधिकारी तैनात किया जाएगा, जिसकी जवाबदेही और जिम्मेदारियां पूरी तरह से तय हों। वहीं दोस्तों सीएम ने सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण विभाग की शीर्ष समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यदि किसी भी क्षेत्र में जल भराव होता है तो संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। सभी विभाग अपनी टीमों को अलर्ट पर रखें और मानसून के दौरान किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। स्मृति मंधाना टी20 में 600 चौके लगाने वाली पहली बैट्समैन बनी। वर्ल्ड कप में छठी 50 भी लगाई। मिताली और हरमनप्रीत को पीछे छोड़ा। दीप्ति ने झूलन की बराबरी की। दरअसल दोस्तों भारत ने विमेंस टी20 वर्ल्ड कप में नीदरलैंड को 95 रनों से हरा दिया। लीड्स में स्मृति मंधाना ने 74 रन की पारी में कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए। वे मेंस और विमेंस टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में 600 चौके पूरे करने वाली पहली बल्लेबाज बन गई है। यानी कि दोस्तों महिला हो चाहे पुरुष हो, उन्होंने सबसे ज्यादा चौके लगाए हैं 600। कोई पुरुष भी इतने चौके इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप में नहीं लगा पाया है। बुधवार को दोस्तों मंधाना ने मिताली राज और हरमनप्रीत कौर को पीछे छोड़ दिया। उन्होंने टूर्नामेंट में भारत के लिए सबसे ज्यादा अर्धशतक लगाने का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। दूसरी ओर दीप्ति शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट में झूलन गोस्वामी के सबसे ज्यादा विकेट के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली। तो दोस्तों यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुंदरवन देश के कौन से राज्य में स्थित है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि सुंदरवन देश के कौन से राज्य में स्थित है तो जल्दी से उस राज्य का नाम कमेंट में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन जाते हैं तक विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।